बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इस लेक्चर में हम बात करेंगे डिसीजन मेकिंग के हवाले से कि डिसीजन मेकिंग की इम्पोर्टेंस क्या है और किस किस्म के डिसीजंस ऑर्गेनाइजेशन करती है और डिसीजन मेकिंग का मॉडल क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है। और फिर इस तरह से हम बात करेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ग्रुप में भी डिसीजन बनाए जाते हैं, इंडिविजुअल बेसिस पे भी डिसीजन किए जाते हैं। तो उन दोनों में जो है वो उनके बेनिफिट्स क्या हैं, ग्रुप डिसीजन मेकिंग के बेनिफिट्स क्या हैं और उसके डिसएडवांटेज क्या हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं डिसीजन मेकिंग से। डिसीजन मेकिंग जो है उसके बारे में कहा जाता है कि ऑल ऑर्गेनाइजेशन मैनेज देमसेल्फ थ्रू डिसीजंस। यानी ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली जो भी अपने रिसोर्स की एलोकेशन करते हैं, जो नए प्रोजेक्ट इनिशिएट करते हैं, मैनेजर जो भी फैसले करते हैं वो बेसिकली उनके डिसीजंस बेसिक उसको हम डिसीजन मेकिंग ही कह रहे हैं कि वो उनकी डिसीजन मेकिंग ही होती है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल भी बना सकती है। अगर अच्छा डिसीजन है तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सक्सेसफुल हो जाएगी, और अगर डिसीजन जो है वो बुरा है तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो फेलियर की तरफ भी जो है जा सकती है। तो अच्छी डिसीजन मेकिंग जो है उसके लिए एक मॉडल जो है रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल, वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन को किस किस्म की जो है वो प्रॉब्लम्स आती हैं और किस किस्म के डिसीजन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो अमूमन किए जाएँ। तो हम देखते हैं, पहले हम डिफ़ाइन करते हैं प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम बेसिकली डिफरेंस है, डिस्क्रिपेंसी है बिटवीन ए डिज़ायरेबल एंड ए एक्चुअल सिचुएशन। एक डिज़ायरेबल स्टेट आपकी क्या है, जो आप चाहते क्या हैं, और जिस जगह पे आप हैं जो एक्चुअल सिचुएशन है, जो आप प्रेजेंटली जिस जगह पे हैं और जिस जगह पे आप फ्यूचर में पहुंचना चाहते हैं, तो उन दोनों के दरमियान जो गैप है उसको प्रॉब्लम कहते हैं। और बिज़नेस में एक बात और याद रखें, बिज़नेस में प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटीज़ को एक ही सेंस में लिया जाता है कि प्रॉब्लम या अपॉर्चुनिटी दोनों का डिसीजन मेकिंग का मॉडल जो है वो बेसिकली एक ही होगा। तो बेशुमार ये एक इंटरप्रिटेशन है, बेशुमार लोग जो है वो चीज़ों को प्रॉब्लम के तौर पे देखते हैं और बेशुमार जो है वो लोग जो ऑप्टिमिस्ट होते हैं वो चीज़ों को अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखते हैं। तो बेसिकली डिफरेंस जो है बिटवीन ए डिज़ायरेबल एंड ए एक्चुअल सिचुएशन, दैट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम्स को हम डील कैसे करते हैं, द चॉइस डिसीजंस के ज़रिए से डील करते हैं। द चॉइस मेड बिटवीन अवेलेबल अल्टरनेटिव, जो आपके पास अवेलेबल अल्टरनेटिव्स होते हैं, अगर वो दो अल्टरनेटिव्स हैं तो हम कहेंगे द चॉइस मेड बिटवीन अवेलेबल अल्टरनेटिव्स। अगर दो से ज़्यादा चॉइसेस हैं तो हम कहेंगे द चॉइस मेड अमंग अवेलेबल अल्टरनेटिव्स। यानी जो आपके पास अल्टरनेटिव्स हैं, आपके पास एक से ज़्यादा पॉसिबल जो है वो सोल्यूशन है, तो उन पॉसिबल सोल्यूशन में से जो आप एक चूज़ करते हैं वो आपका, या कम्बिनेशन चूज़ करते हैं वो आपका डिसीजन है। और डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस भी बेसिकली ये है कि द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड एनालाइजिंग अल्टरनेटिव्स एंड चूजिंग फ्रॉम अमंग देम। यानी बेसिकली ये बात करें कि वो उसको पूरे प्रोसेस के ज़रिए से करना, और जिसका हम एक मॉडल भी देखेंगे जो है दरमियान में, कि डिसीजन मेकिंग का मॉडल जो है वो क्या होता है। उसमें हम बेसिकली एनालाइज ही करते हैं अपने डिफरेंट अल्टरनेटिव्स को, उनके वेटेज के हिसाब से, प्रायोरिटीज़ अपनी प्रायोरिटीज़ के हिसाब से, और फिर उनमें से जो है वो जो हमारे लिए बेहतरीन सूट करता है उसको हम जो है वो चूज़ करते हैं और फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम देखते हैं प्रॉब्लम्स की नेचर क्या होती है। प्रॉब्लम दो तरह की होती हैं ऑर्गेनाइजेशन को, या तो प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जो रूटीन की हों, फेमिलियर ऑर्गेनाइजेशन होती है उनसे, वो पहले भी ऑर्गेनाइजेशन फेस कर चुकी होती है, यानी प्रॉब्लम और सिचुएशन जो है, तो इनको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर प्रॉब्लम। उनके बारे में आपके पास यू हैव इंफॉर्मेशन, ठीक है, कम्प्लीटली डिफाइंड हैं, इंफॉर्मेशन है आपके पास प्रॉब्लम के हवाले से, और वो इंफॉर्मेशन जो आपके पास पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। यानी ये ऐसे मामला हैं जो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रूटीन में फेस करती रहती है, और ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके बारे में फेमिलियर है, रूटीन की चीज़ें आ रही हैं। तो इन स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स को हम कैसे जो है वो डील करते हैं वो आगे हम देखते हैं। दूसरी नेचर जो प्रॉब्लम की है वो होती है अनस्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम वो होंगी जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए न्यू हो या अनयूजुअल हो, ऑर्गेनाइजेशन यूजली उनको फेस नहीं करती, या ऑर्गेनाइजेशन के पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती उसके बारे में, नई इन्फॉर्मेशन है और उसके लिए सलूशन भी नहीं चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो हमने कहा कि वो रूटीन में होती हैं, रिपीट हो रही होती हैं, तो ऐसी प्रॉब्लम को हम स्ट्रक्चर प्रॉब्लम कहेंगे। और जो प्रॉब्लम नहीं हो ऐसी प्रॉब्लम को हम अनस्ट्रक्चर प्रॉब्लम जो है वो हम कहेंगे। इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन के पास जो ऑप्शन होती है डिसीजन मेकिंग के हवाले से, वो दो तरह के ऑप्शन है, प्रोग्राम डिसीजंस है और नॉन प्रोग्राम डिसीजंस हैं। जो प्रोग्राम डिसीजंस उन प्रॉब्लम्स के लिए होती हैं जो प्रॉब्लम स्ट्रक्चर प्रॉब्लम होती हैं, जो आप बार बार जो प्रॉब्लम आपके सामने आ रही होती हैं, ज़ाहिर वो जब बार बार आ रही हैं तो फिर आप उनके लिए पॉलिसीज़ बना लेते हैं, आप उनके लिए रूल्स बना लेते हैं, आप उनके लिए प्रोसीजर बना लेते हैं, इनको हम स्टैंडिंग प्लान कहते हैं। यानी ये ऐसे प्लान्स होंगे जो स्टैंडिंग है, इसका मतलब ये बार बार जो है वो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में जो काम रिपीटेडली हो रहे होते हैं, रूटीन में होते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन में वो बार बार आप टॉप मैनेजमेंट जो है
उसके बारे में फ़ैसला नहीं करती, उसके बारे में फिर रूटीन बना दी जाती है और फिर वो लोअर लेवल पे जो है वो दे दिए जाते हैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए। इसी तरह से जैसे हम स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की बात करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन अपने एसओपी डेवलप कर लेती है, अपने मेथड वेल डिफाइंड मेथड डेवलप कर लेती है, इसको हम कहते हैं प्रोग्राम डिसीजंस ऑर्गेनाइजेशन कर लेती है। तो ऐसी चीज़ें जो ऑर्गेनाइजेशन को फेस करनी पड़ती हैं रूटीन में, उनके लिए ऑर्गेनाइजेशन जो डिसीजन मेकिंग करती है उसको हम प्रोग्राम डिसीजन कहते हैं। और जैसे हमने कहा कि कुछ प्रॉब्लम अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम होती हैं, तो जो अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम होती हैं तो वो उनके लिए आपको फिर डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है, आपको नए डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है, यूनिक किस्म के रिस्पॉन्सेज जो है वो जनरेट करने पड़ते हैं। तो ऐसे डिसीजन जो है उनको हम कहते हैं नॉन प्रोग्राम डिसीजंस। ठीक है, इसके लिए हम जो स्टैंडिंग प्लान की बजाय सिंगल यूज़ प्लान जो है वो यूज़ करेंगे, जो उस ख़ास प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए जो इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा। अभी इसकी हम जो इसको डिफ्रेंशिएट जो है वो करते हैं, दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं कि प्रोग्राम और नॉन प्रोग्राम डिसीजंस को। अभी थोड़ा सा अभी आप देखें कि टाइप ऑफ प्रॉब्लम, प्रोग्राम डिसीजन में टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो है वो स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम होगी तो प्रोग्राम डिसीजंस जो है वो होते हैं, और अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम होगी तो उसके लिए नॉन प्रोग्राम डिसीजंस होंगे। तो स्ट्रक्चर्ड के लिए प्रोग्राम और नॉन स्ट्रक्चर्ड के लिए नॉन प्रोग्राम होंगे। स्ट्रक्चर के लिए जो मैनेजरियल लेवल है वो लोअर लेवल पे चले जाएंगे, क्योंकि वो रूटीन बेसिस पे चीज़ें आती हैं, तो रूटीन बेसिस के फिर वो ऑर्गेनाइजेशन में लोग फेमिलियर होते हैं, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा कोई कंसेप्चुअल स्किल्स की ज़रूरत नहीं होती है, तो वो ऐसा ऐसा लोअर लेवल पे चले जाते हैं जो प्रोग्राम डिसीजन होते हैं। जबकि नॉन प्रोग्राम डिसीजन जो है वो ज़ाहिर है एक ऐसी सिचुएशन आई है जो यूनिक है, और उसके लिए आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो सोच विचार करें उसके बारे में और अच्छा फ़ैसला करें, तो उसके लिए टॉप लेवल जो है वो फिर उसके बारे में फ़ैसला करते हैं। तो फ्रीक्वेंसी हमने कहा प्रोग्राम डिसीजन जो होते हैं वो रेपिटेटिव होते हैं और रूटीन्स के होते हैं, जबकि जो नॉन प्रोग्राम डिसीजन है वो ऐसी सूरत हाल के लिए होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अनयूजुअल हो या नई सूरत हाल हो, जैसे हमने अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम जो है उसके बारे में बात की। प्रोग्राम डिसीजन में इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, लेकिन हमने कहा नॉन प्रोग्राम डिसीजन जो है उनमें इंफॉर्मेशन आपके पास बहुत क्लियर नहीं होती है, और टाइम फ्रेम के हवाले से जो प्रोग्राम डिसीजन हैं उनकी ड्यूरेशन जो है वो शॉर्ट होती है, जबकि प्रोग्राम डिसीजन जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म्स के उनका इम्पैक्ट जो है वो लॉन्ग टर्म होता है। तो ये भी हम बात कर चुके हैं कि सॉल्यूशन जो है वो प्रोसीजर्स, रूल्स और पॉलिसीज़ के अंदर जो है वो होते हैं। किन चीज़ों के लिए? जो प्रोग्राम डिसीजन हैं उसके लिए रूल्स, पॉलिसीज़ और प्रोसीजर जो है बना दिए जाते हैं, जबकि जब नॉन प्रोग्राम डिसीजन हो गए उसके लिए रूल्स पॉलिसीज़ एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि ये ऐसे मामला नहीं है जो ऑलरेडी आपने फेस किए हों, ये न्यू मामला है, उसके लिए पॉलिसी नहीं होगी, फिर वो उसके लिए जजमेंट देनी पड़ेगी, कोई क्रिएटिविटी जो है वो उसके लिए इस्तेमाल करनी पड़ेगी, उस नया फ़ैसला करना पड़ेगा, तो ज़्यादा कंसेप्चुअल स्किल जो है उसके लिए यूज़ की जाएगी। तो ये बेसिक फ़र्क है दोनों में, प्रोग्राम डिसीजन में और नॉन प्रोग्राम डिसीजन में, कि प्रोग्राम डिसीजन जो है वो रूटीन की प्रॉब्लम्स को हल करने के हवाले से होते हैं, स्ट्रक्चर प्रॉब्लम को हल करने के हवाले से, और नॉन प्रोग्राम जो है वो अनस्ट्रक्चर प्रॉब्लम को हल करने के हवाले से होते हैं, और इसी तरह से उसका लेवल्स भी डिफरेंट होते हैं, यानी प्रोग्राम डिसीजंस को लोअर लेवल, जबकि नॉन प्रोग्राम को टॉप लेवल जो है वो फेस करती है और उसको डील करती है। अभी इसको हम थोड़ा सा चेक करते हैं कॉन्सेप्ट टेस्टिंग के हवाले से। डिसीजन दैट आर रूटीन एंड डील विद रिपीटेटिव सिचुएशन आर कॉल्ड डिसीजंस। कौन से ये डिसीजंस होंगे जो रूटीन में जो है वो चीज़ें आ रही हैं, जो या रिपीटेशन में जो सिचुएशंस आ रही हैं, तो होपफुली यू अंडरस्टैंड कि ये प्रोग्राम डिसीजंस होंगे जो ऐसी सूरत हाल को जो हम डील करते हैं। इसी तरह से और देखें, स्टोर हैज़ मेड पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स। आपको याद होगा कि हमने पॉलिसीज़ और प्रोसीजर की बात जो है वो किन के लिए की थी, कि कौन सी जो सिचुएशन होती है जिसके लिए पॉलिसीज़ और प्रोसीजर बनाए जाते हैं। बहरहाल स्टोर हैज़ मेड पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स रिलेटेड टू कस्टमर कंप्लेंट्स एंड प्रोडक्ट रिटर्न्स। वेन एवर ए कस्टमर कंप्लेंट्स द स्टोर मैनेजर सिंपली फॉलोज द गाइडलाइन, यानी गाइडलाइन उसके लिए ऑलरेडी बनी है। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये कौन सा डिसीजन होगा जो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रूटीन में फेस करती है, कस्टमर कंप्लेंट्स हों या प्रोडक्ट रिटर्न हो, तो ये रूटीन में ऑर्गेनाइजेशन फेस करती है, तो उसके लिए कौन से डिसीजंस होंगे? होपफुली यू अंडरस्टैंड कि ये प्रोग्राम डिसीजंस होंगे। इसके लिए जो रूटीन में जो मामला होंगे उनको डील करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोग्राम डिसीजंस किए हुए। अब हम जैसे हमने बात की थी कि रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल जो है, रैशनल हम इसलिए कहते हैं कि ये मॉडल ऐसा है कि लॉजिकल है, रैशनल है, इसको अगर फॉलो किया जाएगा और इसके सारे स्टेप को फॉलो किया जाए तो जो फ़ैसला होगा वो बड़ा अच्छा फ़ैसला होगा, अगर सारे स्टेप को बेसिकली फ़ॉलो किया जाए। इसकी अपनी इम्प्लीकेशन है, बाज़ का सारे स्टेप को फॉलो करते हुए हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती है,
लेकिन अगर सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो और इसको हम फॉलो करें तो ये रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल जो है वो, या ट्रेडिशनल मॉडल जो है, या क्लासिकल डिसीजन मेकिंग मॉडल भी इसको कहते हैं, ये फॉलो। इसको हम स्टेप वाइज देखते हैं। इसके 8 स्टेप हैं। डिफाइन द प्रॉब्लम अपॉर्चुनिटीज़, और इसके साथ साथ हम इसकी एग्जांपल के साथ जो है उसको देखने की कोशिश करते हैं। हम एक सिंपल सी एग्जांपल ले रहे हैं कि डिफाइन द प्रॉब्लम या अपॉर्चुनिटी। हम ये देखते हैं कि एक स्टूडेंट है, माइक उसका नाम है, ही नीड्स टू बाई ए मोबाइल फ़ोन। दिस इज़ हिज प्रॉब्लम या अपॉर्चुनिटी है कि यानी वो मोबाइल फ़ोन जो है वो ख़रीदना चाहता है। तो वो किस तरह से इस डिसीजन मेकिंग मॉडल जो है वो, रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल जो है उसको उसमें से गो थ्रू होगा। तो मोबाइल उसको चाहिए, ये उसकी प्रॉब्लम है। अब उसके बाद सेकंड स्टेप है आइडेंटिफाई द डिसीजन क्राइटेरिया, यानी उसके पास वो मोबाइल में क्या चीज़ चाहता है। तो वो मोबाइल में चाहता है कि उसकी मेमोरी अच्छी होनी चाहिए, मोबाइल के अंदर डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, बैटरी अच्छी होनी चाहिए, तीनों चीज़ें वो जो इसके अंदर चाहता है। अब उसके साथ साथ थर्ड जो उसका स्टेप है ये है कि वेटेज द डिसीजन क्राइटेरिया, यानी वो अब इसमें जो क्राइटेरिया जो उसने बयान किया, जो 3 चीज़ें उसको चाहिए इसके अंदर, मेमोरी चाहिए अच्छी, डिस्प्ले क्वालिटी चाहिए और बैटरी चाहिए, इन तीनों को वो क्या प्रायोरिटाइज़ करता है, कौन सी चीज़ जो है उसको नंबर 1 पे चाहिए, नंबर 2 पे और थर्ड पे कौन सी चीज़ जो है वो प्लेस कर सकता है। तो क्राइटेरिया में वो कहता है डिस्प्ले क्वालिटी जो है वो उसकी नंबर 1 प्रायोरिटी है, तो उसकी डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। मेमोरी सेकंड है और बैटरी जो है वो थर्ड जो है उसके अंदर उसने उसकी प्रायोरिटी के अंदर है। अच्छा, उसके बाद जो फोर्थ स्टेप है, वो फोर्थ स्टेप में ये है कि ही आइडेंटिफाई पॉसिबल अल्टरनेटिव्स। अब वो ये देखता है ये जो डिस्प्ले क्वालिटी और मेमोरी और बैटरी लाइफ है, ये इसके पास कौन कौन से मोबाइल की ऑप्शन है, कौन से अल्टरनेटिव जो है उसके पास जो है वो उसको मिल सकते हैं। तो मिसाल के तौर पे हम किसी ब्रांड का नाम नहीं ले रहे, हम सिर्फ ब्रांड का नाम रख रहे हैं कि ब्रांड ए है, ब्रांड बी है, ब्रांड सी है। तीनों ब्रांड्स को वो आइडेंटिफाई करता है और फिर तीनों ब्रांड्स को वो एवेल्यूएट करता है। वो एक कैटेगरी के ऊपर एवेल्यूएट करता है कि इन तीनों ब्रांड्स में ये डिस्प्ले क्वालिटी किसकी अच्छी है, बैटरी लाइफ जो है किसकी अच्छी है, मेमोरी किसकी अच्छी है। तो अगर आप देखें ब्रांड ए में वो देख रहा है कि डिस्प्ले क्वालिटी में उसको 10 मार्क्स दे रहा है, यानी आउट ऑफ 10 जो है उसने अगर एक स्केल बनाया है जिसमें 1 से लेकर 10 तक का स्केल है, तो उसमें ब्रांड ए जो है उसमें डिस्प्ले क्वालिटी जो है सबसे ज़्यादा अच्छी है। ब्रांड बी की उसको 8 दिए और ब्रांड सी को 8 दिए। मेमोरी जो है उसके हिसाब से भी ब्रांड ए जो है वो कंपैरेटिवली बेहतर है। बैटरी लाइफ जो है वो इसकी ब्रांड ए की निस्बतन कम है ब्रांड बी से और ब्रांड सी से, लेकिन जैसे कि हमने कहा कि उसकी जो क्राइटेरिया है, उसका जो वेटेज क्राइटेरिया, उसमें सबसे बेहतर इंपॉर्टेंट जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसने दिया डिस्प्ले क्वालिटी, और डिस्प्ले क्वालिटी में ब्रांड ए जो है वो बेहतर है। सेकंड कैटेगरी में मेमोरी जो है वो भी उसकी बेहतर है। हाँ, थर्ड बैटरी लाइफ जो है वो अब उसकी जो है वो ऐसा उनसे बेहतर नहीं है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज़ उसको करना पड़ेगा इसके ऊपर। तो उसके लिए बेहतर चॉइस जो है वो ब्रांड ए ही होगी, क्योंकि उसकी वो दोनों जो मेन उसके क्राइटेरिया है या वेटेज के हिसाब से जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो उसको ब्रांड ए ही सूट करेगा। तो इसका मतलब है ही वुड सेलेक्ट ब्रांड ए, और सेलेक्ट भी कर लेगा और फिर उसको इम्प्लीमेंट करना भी ज़रूरी है। हम जैसे ज़िंदगी में बहुत सारे डिसीजन करते तो हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करते, तो रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल ये कहता है कि उसको इम्प्लीमेंट करना भी ज़रूरी है, यानी उसने सेलेक्ट किया तो फिर उसको वो ब्रांड ए को ख़रीदेगा भी। और फिर लास्ट स्टेप जो है एवैल्यूएशन का कि वो ब्रांड ए को यूज़ कर रहा है। अब ब्रांड ए को यूज़ करते हुए वो इसको एवेल्यूएट कर रहा है, यानी एवेल्यूशन ऑफ द डिसीजन। अब जब ब्रांड ए को यूज़ कर रहा है तो वो देखेगा क्या वाकई उसकी डिस्प्ले क्वालिटी वाकई बहुत अच्छी है, क्या उसकी मेमोरी वाकई बहुत अच्छी है, तो क्या ये दोनों चीज़ें जो उसको चाहिए थी वो उसमें वाकई मिल रही हैं। अगर उसको वो वाकई ही मिल रही है और वो एंजॉय कर रहा है इन दोनों चीज़ों को, तीनों चीज़ों को, तो इसका मतलब ये है कि उसका ये डिसीजन मेकिंग का मॉडल जो है, जो उसका प्रोसेस जो था डिसीजन मेकिंग का, वो उसने फॉलो किया और वो ठीक हुआ। लेकिन अगर वो उसको पता चलता है कि नहीं, जो मैंने सोचा था इसका डिस्प्ले तो वो बहुत अच्छा नहीं है, इसका मतलब है उसके जब उसने एवेल्यूएट किया अल्टरनेटिव को, वहाँ पे उसको सही तरीके से एवेल्यूएट नहीं कर पाया, या उसको अल्टरनेटिव जो है वो हो सकता है उसको पता चले कि एक ब्रांड डी भी थी, जो ब्रांड डी जो है वो इन सबसे जो है वो शायद ज़्यादा बेहतर थी, तो इसका मतलब उसने आइडेंटिफाई नहीं कर सका अल्टरनेटिव्स को। तो जब हमारे पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो इन सारी चीज़ों के बारे में, तो हम ज़्यादा बेहतर डिसीजन जो है वो कर सकते हैं। तो बेसिकली आम ज़िंदगी में हो या ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ में हो, ये रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल ये हमें बताता है कि अगर इन स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे तो वी विल मेक ए बेटर डिसीजन। फिर हम ये देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन जो डिसीजन मेकिंग करती है, बेसिकली तो ऑर्गेनाइजेशन कोशिश करती है कि डिसीजन मेकिंग ऐसी की जाए जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए फ़ायदा मंद हो। लेकिन ज़िंदगी में हम नॉर्मली जो हमें फ़ैसले करने पड़ते हैं
वो कंडीशन ऐसी नहीं होती। मतलब बहुत काम ऐसे होता है जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सर्टेनिटी हो, सर्टेनिटी की कंडीशन वो होती है जिसमें आपको प्रॉब्लम का भी पता हो, आपको उसके पॉसिबल अल्टरनेटिव जो है अवेलेबल अल्टरनेटिव उनके भी पता हो कि इसका हल क्या क्या मुमकिन है, और हर हल का कॉन्सिक्वेंसेस भी आपको जो आपके सामने हो कि इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। अगर हम ए करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या होगा, बी करेंगे तो क्या रिजल्ट होगा। लेकिन ये सर्टेनिटी ज़िंदगी में या ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ में बहुत कम होता है कि सर्टेनिटी में जो है वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसको अपने डिसीजन मेकिंग करने पड़े। ज़्यादातर जो डिसीजन मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन को या हमें करने पड़ते हैं ज़िंदगी में, वो रिस्क और अनसर्टेनिटी की कंडीशन होती है। रिस्क में ये होता है कि हमें प्रॉब्लम का पता होता है, उसके अल्टरनेटिव्स का भी हमें पता होता है, लेकिन वी आर नॉट श्योर अबाउट कॉन्सिक्वेंसेस, हमें रिजल्ट्स का नहीं पता होता। इसी तरह से अनसर्टेनिटी में हमें सिर्फ प्रॉब्लम का पता होता है, लेकिन वी आर नॉट श्योर अबाउट अल्टरनेटिव्स एंड वी आर नॉट श्योर अबाउट कॉन्सिक्वेंसेस, हमें दोनों चीज़ों का पता नहीं होता। ये भी बहुत कम एग्जिस्ट करता है कि ऑर्गेनाइजेशन एम्बिग्विटी की सूरत हाल को फेस करे। एम्बिग्विटी का मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन को ना प्रॉब्लम का पता हो, ना अल्टरनेटिव्स का पता हो, और ना उसका कॉन्सिक्वेंसेस का पता हो। तो बेसिकली एम्बिग्विटी और सर्टेनिटी जो है ये बहुत कम जो है वैसे होता है कि ऑर्गेनाइजेशन इसको फेस करती है। ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन को डिसीजन मेकिंग जो है रिस्क और अनसर्टेनिटी में करने पड़ते हैं। लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि सर्टेनिटी में पॉसिबल फेलियर जो है वो कम है, जबकि अगर आप देख रहे हैं एम्बिग्विटी में जो पॉसिबल फेलियर जो है वो ज़्यादा है। जैसे जैसे चीज़ें अनसर्टन होती जा रही हैं हमारे सामने, तो फेलियर के चांसेस बढ़ते हैं। तो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिसर्च करती है, इसीलिए जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पॉसिबल हल देखने की कोशिश करती है, ताकि ये सारी चीज़ें जो है उनके जो क्वेश्चन मार्क्स हैं उनको ख़त्म किया जाए। यानी ऑर्गेनाइजेशन को इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा हो, आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम के हवाले से भी ज़्यादा हो, और फिर अल्टरनेटिव्स की अवेलेबिलिटी के बारे में ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा पता हो, और कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में भी ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बेहतर अंदाजे में डेटा जो या कोई ऐसी चीज़ मिल सके जिससे ऑर्गेनाइजेशन के फैसला करना आसान हो। तो ऑर्गेनाइजेशन कोशिश करती है कि वो एम्बिग्विटी से या अनसर्टेनिटीज़ और रिस्क से जो है वो सर्टेनिटी की तरफ जो है वो ज़्यादा है। यानी तो आपने इन सवालिया निशानों को जो है वो कम करने की कोशिश करती है थ्रू रिसर्च। फिर हम लास्ट पे देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो ग्रुप डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस होता है। यानी डिसीजन मेकिंग दो तरह की हो सकती है, या तो इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग हो या ग्रुप की शक्ल में हो। बहरहाल ग्रुप की शक्ल में जब डिसीजन मेकिंग होती है तो उसके अपने फ़ायदे और नुकसान भी होते हैं। यानी एक एडवांटेज तो ग्रुप का ये है कि आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव और मोर इन्फॉर्मेशन मिलती है। यानी जब ज़्यादा ब्रेन होंगे, ज़्यादा लोग मिल के फ़ैसला करेंगे, तो ज़्यादा बेहतर इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास आएगी, और ज़्यादा डिफरेंट तरह का पॉइंट ऑफ व्यू आएगा, और शायद उसके बेहतर हल भी जो है वो आपके सामने जो है वो नज़र आए। मोर अल्टरनेटिव सोल्यूशन और सोल्यूशन भी बेहतर से नज़र आएंगे। इसी तरह से ये ग्रुप डिसीजन मेकिंग में एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपके पास बहुत सारे लोग होते हैं, ऐसे लोग भी होंगे जो इनएक्सपीरियंस होंगे, तो वो इनएक्सपीरियंस लोगों के लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती है कि उनको पता चले कि ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो डिसीजन मेकिंग हो रही है उसका प्रोसेस क्या है बेसिकली। तो उस प्रोसेस से, और वो ऐसे लोग जो ज़्यादा एक्सपीरियंस होते हैं उनको सीखने का मौका मिलता है। तो ये भी एक एडवांटेज है ग्रुप डिसीजन मेकिंग का। और फिर एक और एडवांटेज है कि वो फैसले जो सारे लोग मिलकर करते हैं उनमें लोगों की कमिटमेंट भी ज़्यादा होती है उसको इम्प्लीमेंट करने की। जो फैसले कोई एक इंडिविजुअल करता है और फिर उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है, उसको लोग शायद इतना ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करते, और या उसको इतना ज़्यादा कमिटमेंट के साथ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश नहीं करते। लेकिन जब आप लोगों को उस प्रोसेस में, उस ग्रुप के डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करते हैं, तो फिर लोगों के लिए उनको इम्प्लीमेंट करना जो है उनके लिए आसान हो जाता है। यानी दे ओन दोज डिसीजन, तो फिर उनको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। डिसएडवांटेज, सबसे मेजर डिसएडवांटेज जो है वो ये है कि ग्रुप थिंकिंग जो है और सोशल प्रेशर जो है ये आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो जाते हैं। वो फ़ायदा जो बहुत सारे लोग मिल के देते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, कि बहुत सारे दिमाग, बहुत सारे ब्रेन जो है वो मिल के फ़ैसला करते हैं और उससे अच्छा फ़ैसला होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ग्रुप के अंदर ग्रुप थिंकिंग डेवलप हो जाती है, जिसको हम उर्दू में भेड़चाल कहते हैं। वो भेड़चाल जो है उससे ये होता है कि ग्रुप के अंदर कुछ लोग जो है वो फ़ैसला करने वाले बन जाते हैं, 2 4 5 लोग मिल के फ़ैसला करते हैं, और फिर बाकी सारे लोग जो है वो सिर्फ उन्होंने हाँ करनी होती है। यानी वो उस तरह से पार्टिसिपेट नहीं करते जैसे ग्रुप में पार्टिसिपेट करना चाहिए, वो सिर्फ फॉलोअर बन जाते हैं। भेड़चाल का मतलब ये है कि कुछ लोग फैसला करते हैं और बाकी सिर्फ फॉलोअर बन जाते हैं, और फिर उसका फिर जो ग्रुप का जो एडवांटेज था कि वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव आते हैं या ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आती है, वो ख़त्म हो जाता। टाइम कंज्यूमिंग होता है, जब बहुत सारे लोगों की आप राय लेते हैं, बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, तो ज़ाहिर हर एक बंदा अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना पर्सपेक्टिव देता है। नो डाउट उससे
डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी बेहतर हो सकती है, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। जबकि इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग जो है वो फौरी तौर पे होता है, लेकिन फिर उसकी क्वालिटी के ऊपर आप सवालिया निशान लगा सकते हैं कि वो बाज़ का इतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि उसमें सारे डिफरेंट किस्म के पर्सपेक्टिव जो है वो सामने नहीं आए होते हैं। लेकिन तो ग्रुप डिसीजन मेकिंग में एक डिसएडवांटेज ये है कि इट्स टाइम कंज्यूमिंग। तो जब कभी ऑर्गेनाइजेशन को क्विक डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत होगी तो शायद ग्रुप डिसीजन मेकिंग जो है वो शायद रिकमेंडेड ना हो, या लंबा जो है बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व करना जो है ज़रूरी ना हो। इसी तरह से डोमिनेशन बाय वन और टू पीपल, जिस तरह हमने ग्रुप थिंकिंग की बात की है, तो ग्रुप थिंकिंग के हवाले से यही वही बात है कि एक या दो लोग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता फिर डोमिनेट कर लेते हैं। ग्रुप थिंकिंग में तो ये होगा ना कि ग्रुप के ज़्यादातर कुछ लोग जो है, ये एक ख़ास तबका होगा, इसमें ये हो सकता है कि शायद एक बंदा जो है वो डोमिनेट कर दिया उसके अंदर। और फिर फोर्थ जो है, मेंबर डोंट फील पर्सनली रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल। जब बहुत सारे लोग मिलकर फ़ैसला करते हैं, तो चूँकि बहुत सारे लोगों ने मिलकर फ़ैसला किया होता है, तो वो बहुत सारे लोग फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उसको अपने तौर पे इंडिविजुअली ओन नहीं करते, वो समझते हैं ग्रुप का है, तो ग्रुप में जो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेने के बजाय जो वो एक दूसरे पे जो है वो शिफ्ट भी कर सकते हैं, कि वो कहते हैं कि पर्सनली मैंने नहीं किया था, लेकिन ये फ़लाँ ने किया था, या दूसरे लोग भी इसके अंदर इन्वॉल्व थे। तो बेसिकली ये इसके जो है वो एडवांटेजेस हैं। लेकिन मेरा ख्याल है ग्रुप में डिसीजन मेकिंग करने के एडवांटेजेस जो है वो ज़्यादा हैं, डिसएडवांटेजेस उस हिसाब से कम है। तो ये हमारा बेसिकली चैप्टर था डिसीजन मेकिंग के ऊपर। तो इसमें जो है वो हमने डिस्कस किया कि डिसीजन मेकिंग क्या होती है, उसका जो रैशनल डिसीजन मेकिंग का मॉडल है। उससे पहले हमने मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉब्लम, दो तरह की प्रॉब्लम है, स्ट्रक्चर नॉन स्ट्रक्चर, और इसी तरह से प्रोग्राम और नॉन प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग की जो है बात की है। और प्रोग्राम डिसीजंस के लिए स्टैंडिंग प्लान बनाए जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, जबकि नॉन प्रोग्राम डिसीजन जो है उनके लिए सिंगल यूज़ प्लान बनाए जाते हैं, जिनको हम प्रोग्राम या प्रोजेक्ट जो वो कहते हैं इसको। तो थैंक यू वेरी मच।